गौरव गणती प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जिन्हें लोग शैक्षणिक माता जी के नाम से जानते हैं, उसका कारण है विभिन्न विश्वविद्यालयों से माता जी को PhD और DLIT की उपाधियाँ प्रदान की हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर, जैसे बात हम अयोध्या की करें, माता जी के नाम पर न सिर्फ ITI है और नेत्र चिकित्सालय है। माता जी की प्रेरणा से यहाँ का जो गवर्नमेंट, अभी जब आप लोग वंदना करने गए होंगे तो देखा होगा एक राजकीय उद्यान भी यहाँ पर बना हुआ है। माता जी ने पूरे देश में एक अलग ही पहचान बनाई है। और आगम की जो व्याख्या, लोग कहते हैं कि यदि आगम का सत्य आपको जानना है तो माता जी की शास्त्रों में या माता जी की वाणी में मिलता है। कुछ दिनों से माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है, लेकिन जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह माता जी के लिए और हम सबकी भावनाएं माता जी के लिए हम सब मंगल कामनाएं कर रहे हैं। माता जी उसी रूप में अपने स्वस्थ होकर हम लोगों को प्रवचन दें, हम लोगों को आशीर्वाद दें। उन्हीं के आशीर्वाद से यह भूमिका बनी थी। और जैन शास्त्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर यह जो 2 दिवसीय हमारी कार्यशाला से संगोष्ठी हो रही है, उसमें आप सभी पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। माता जी द्वय और माता जी के संग का आशीर्वाद हमें 2:30 बजे औपचारिक जब हमारा समारोह होगा तब मिलेगा। अनौपचारिक रूप से हम समय की मर्यादा और सीमा को देखते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, जो कि युवा हैं, अभी निरंतर कई सालों से विदेश में, खासकर अमेरिका में जाकर धर्म प्रभावना कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। जो सभ्य ज्ञान पत्रिका निकलती है उसके संपादक हैं। कीर्तनकर शब्देव जैन विद्युत महासंघ के हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने भारतीय गणित में प्रोफेसर अनुपम जैन जी के निर्देशन में अपनी PhD भी की है। जैन धर्म के मानस वर्ग के एक विद्वान के रूप में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आते हैं, तो हमारे बीच में हम सभी कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। कमेटी, आपकी का मंच और स्वागत हमारे प्रतिभागियों की तरफ से। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जो कि श्रमण परंपरा की, बौद्ध परंपरा के नायक आचार्य हैं, प्रोफेसर लालजी श्रावक सर, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बौद्ध एवं पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में, कला संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे सके हैं। यदि आप देखेंगे तो विश्व में श्रमण परंपरा की, बौद्ध परंपरा में यदि 10 प्रमुख जैन आचार्यों का नाम आता है तो ऐसा हमारे आचार्य प्रोफेसर लालजी सर जी का नाम आता है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अपनी जो 3री PhD बौद्ध धर्म में कर रहा हूँ, वो गुरुदेव के निर्देशन में ही कर रहा हूँ। इस बीच मैंने जाना पूरा अपनी जैन चर्याओं का पालन करते हैं, आपकी सरलता सहजता है और आपको बुद्धिस्ट ग्रंथों का, पाली ग्रंथों का और इनका इतना, मतलब जो हम जैनों में कहते हैं कि यदि आपको किसी विद्वान के बारे में बात करना है तो इसी तरीके से यदि बुद्धिस्ट स्टडीज में नाम आता है तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर लालजी श्रावक जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हम सब उनका कर्तव्य स्वागत करेंगे। हमारे बीच एक और ऐसी शख्सियत है जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, तिब्बतन यूनिवर्सिटी से साथ में देश की बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। वहाँ पर प्रलेखन अधिकारी के रूप में हमारे परम मित्र डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी सेवारत हैं। और आप जो भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरे देश में जो इंडोलॉजी पर एक जो हमारा डेप्थ क्लासिफिकेशन शेड्यूल और इंडोलॉजी बन रहा है, तो बौद्ध धर्म के रूप में जिन 2 मानस अतिथियों को हमारे जिनको सदस्य के रूप में नामित किया है, उनमें से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, लालजी सर हैं। आपको इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, कि ये शुरुआत हमने इसलिए की थी क्योंकि देव और गुरुओं की तो हम पूजा बहुत कर रहे हैं। जो हमारा शास्त्र है वो एक अछूता सा, उपेक्षित सा पड़ा हुआ है, जिसके हमें संरक्षण की जरूरत है, ताकि अन्य पताभक्ति या उसका प्रक्षेपण ना हो जाए और अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
हमारी टीम में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जैन लाइब्रेरियंस ये जो लाइब्रेरी साइंस में कर रहे हैं, ये बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं और इसको आगे डाइसेमिनेट कर रहे हैं। पहली संगोष्ठी हमने आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में सागर के तपोवन में की थी। तत्पश्चात स्वस्ति भूषण माता जी जहाजपुर में हमारी दूसरी संगोष्ठी सहकारिशाला हुई। तीसरी संगोष्ठी सहकारिशाला हमने जनागढ़ सिटी क्षेत्र में की, जहाँ से आदरणीय प्राचार्य सुमति प्रकाश जी हमारे बीच हैं। और अब हमारे पास नवागढ़ से संगोष्ठी कर देगा प्रमाण सागर महाराज जी रक्षक जी पहुँच जाएंगे, वहाँ का आमंत्रण है। इसके अलावा फिर से जहाजपुर का आमंत्रण है, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का आमंत्रण है। सागर से मंडी भवन मोराजी में जो बहुत अपना समृद्ध जैन भंडार है, वहाँ से आमंत्रण है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जाएगी, हम इस काम को अपनी गति बनाएंगे। क्योंकि अधिकांश है, मैं डॉक्टर जीवन जी को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या बच्चे हैं, तो इनका हमें टाइम टेबल, हमें अपनी छुट्टी और अन्य चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। इसलिए इसके आधार पर हमें चयन करते हैं। हमारे बीच चाहे जयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दर्शना जी हों, पूर्णिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुमन जी हों, सागर से रत्नवीर समीर जी, जिन्होंने 80 से ज़्यादा बार हमारे बाल सखा हैं, मित्र हैं, और इनकी टीम के माध्यम से हम कोई भी काम करने में अपने आप को समर्थ पाते हैं। डॉक्टर मीना जी हमारे बीच, सीमा जी हमारे बीच, और डॉक्टर सुनील जैन विदिशा से, डॉक्टर दीपाली जैन जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आलोक जैन, डॉक्टर अजीत जैन भाई साहब, ये पर्दे के पीछे के वो कलाकार हैं जिन्होंने देवनागरी की लाइब्रेरी को पूरा जो शुरुआत की थी, आपके मार्गदर्शन में। डॉक्टर सुनील जैन भाई साहब हमारे सीनियर हैं, जिससे हम लोगों ने लाइब्रेरी साइंस का ABCD सीखा है। फिर सुनील जैन मानकोट जो कि सागर से पधारे हैं, इन्होंने एक जैन सूचना केंद्र के नाम से एक पहल की थी, किन्हीं कारणों से वह आगे नहीं बढ़ पाया। अक्षय जी हमारे बीच हैं। तो इस तरीके से जो हमारी टीम है, डॉक्टर प्रतिभा जी हैं जबलपुर से हैं, और हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर तिवारी जी हैं, जो कि हमें सहयोग देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। माता जी और अन्य माता जी लोगों के निमित्त से भी आपको हमने आमंत्रित किया, और तुरंत मीना जी की कार में कि आपने तुरंत सहमति दे दी और आप हमारे बीच अंतर आ गए। इसके अलावा एक युवा विद्वान अमित जी, जो कि गणेश प्रसाद पंडित शोध संस्थान का नाम आपने सुना होगा, तो पूज्य गणेश प्रसाद पंडित जी की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। उसको IIT के प्रोफेसर अशोक जी के जो पिताजी थे, पूर्णचंद सिद्धांताचार्य जी, उन्होंने स्थापित किया था। और आज एक शोध संस्थान का 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें, रेयर पुस्तक हैं, उसमें लाइब्रेरियन और रिसर्च ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साक्षी हुई, महिमा हुई, और विदुषी हमारी महासंघ की सक्रिय सदस्य है, लखनऊ में पढ़ती है, वही भी हमारे बीच में, प्राची जी भी हमारे बीच हैं। और मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं मेरा विनम्रता और आदर के साथ निवेदन करूँगा डॉक्टर जीवन प्रकाश जी से कि हमें आज के इस अवसर पर अपना सुबह हमारी कुछ सीमित समय की लाइव होता है, पूजी हुए होगा उसमें सम्मान किया और उसके साथ बाकी जिनका होगा, अब जिनका नहीं हुआ तो आज हम अभी आदरणीय जीवन प्रकाश जी से निवेदन करेंगे कि ये सम्मान का नहीं हो पाया है, तो ये बात करेंगे। ठीक, सभी
डॉक्टर सुनील जैन भाई साहब। रागिनी जैन जी इस तरह। आप चलेंगे। डॉक्टर गीता मिश्रा जी। डॉक्टर दीपाली जी। अक्षय जैन जी। रघुवीर जी और दोनों हमारे पत्रकार महोदय को बताना चाहते हैं कि आज जितने लोग आए हैं, चक्रपाणी जी आ गए हैं भाई। ये सभी लोग हाईली लिटरेट लाइब्रेरियन हैं, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी पुस्तकालयों को सब संभाल रहे हैं। आज यहाँ पर एक वर्कशॉप रखी है, कार्यशाला, जिसमें जैन धर्म के शास्त्रों का संरक्षण और अन्य सभी शास्त्रों का, जैसे आप पाली भाषा के विद्वान हैं, तिब्बतियन यूनिवर्सिटी से आए हैं सारनाथ से, वैसे सभी जैन हों बौद्ध हों, ग्रंथों के संरक्षण को कैसे करें जिससे हमारा साहित्य, संस्कृति और सिद्धांत सुरक्षित हो सके, ये भाव को लेकर के आज ये कार्यशाला की गई है। तो अभी आपको उसका विस्तृत वर्णन भी हम आपको भेज देंगे। हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान केंद्र से पधारे हुए डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी, जो भारतीय संस्कृति के लिए प्रण संकल्पित है, एक ऐसे युवा विद्वान जिन्होंने यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के SPDB में किसी मुस्लिम का सिलेक्शन हुआ तो लगभग 20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठकर और उस नौकरी को निरस्त कराया, क्योंकि जो दूसरी संस्कृति को जानने वाले हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, युवा हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आदरणीय डॉक्टर जीवन प्रकाश जी से अनुरोध कर रहा हूँ, हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। आलोक जैन जी आए जल्दी। डॉक्टर अजीत जैन जी, सुनील जैन मालवा, डॉक्टर दर्शना जी जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राकृत की
असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्राकृत मर्मज्ञ हैं। प्राकृत के लिए आप और आपके पतिदेव सुंदर पुस्तकों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बड़ी प्रभावना करते हैं। डॉक्टर सुमन जैन आपकी जयपुर से पधारी हैं, पूर्णिया इंस्टीट्यूट की चीफ लाइब्रेरियन हैं और विदुषी हैं, और लाइब्रेरी साइंस और जेनेलॉजी का संरक्षण कर किस तरीके से हम अपने शास्त्रों का संरक्षण कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। मुकेश मिश्रा जी आए, पधारें और संस्थान का सम्मान स्वीकार करें। विपिन पटके उठे नहीं था, विपिन गौरव दिया भी नहीं, जरूरत है, ये भी दिया तो ले दिया डॉक्टर मीना जैन जी, प्राची जी, उषा जैन जी, जल्दी उठ के जाओ, दे दी वापस। जी आप आ जाओ तो प्राची का करो, इस तरह मुँह करो। प्राची जैन, दीपा सीमा जी, रूबी, सविता जी, मालती जी, विदुषी जी, महिमा जी, कोई दूसरी महिमा, साक्षी, सुरभि, बालाचार राजा, ये रहेगा, ये बता देना, ये रहेगा, ये बता दो। हाँ, वो देख नहीं पाए। ये हमारी टीम के सबसे छोटे, अभी कुछ नहीं बोलना है,
नीलेश सेन। गणेश प्रसाद बंडी शोध संस्थान बनारस से पधारे हुए श्री अमित जैन जी। डॉक्टर प्रतिभा जैन जी। और हमारे संयोजक महोदय डॉक्टर संजीव जी सराफ, उनका भी से बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बिना किसी भूमिका के अब मैं माइक में अपने जीवन में कहानी जैन जी को सौंपना। कुर्सी। सभी को सादर जय जय। ऋषभ भगवान के चरणों में शत नमन। ओम भी श्री ऋषभ देवाय नमः। बहुत ही अच्छा शुभारंभ आज की इस संगोष्ठी का हो रहा है, कार्यशाला का हो रहा है। हमारे बीच में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पोटेंशियल वर्क बोला जाता है, जिनको ऐसा काम बोला जाता है जिन प्रोग्राम के बाद कुछ एक हाथ में जिस्ट हो, कुछ सार हो उसका, और वो सारभूत लोग थोड़े ही होते हैं। और आज ऐसे उन लाइब्रेरियंस के साथ में, विद्वानों के साथ में, बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठ कर के उनके साथ जो आज ये कार्यशाला आयोजित हो रही है, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। और विशेष रूप से आपके जो हमारे सबके जो संयोजक श्री संजीव जी सराफ हैं, जिन्होंने आज इस कार्यशाला को यहाँ पर आयोजित किया है, उनके लिए भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं बनती हैं। एक बार संजीव जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस विषय के हम विद्यार्थी हों या प्रोफेशनल हों, जो भी हमारा विषय हो, उस विषय पर केवल हम उसका अपने धनार्जन के लिए उपयोग करें, अपने जीवन यापन के लिए उपयोग करें। इसके अलावा हम सबका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है जिसको हम नैतिक दायित्व बोलते हैं। और वो नैतिक दायित्व ये होता है कि जो हमारी विधा है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे विद्वत्ता हो, कोई भी विधा हो जिसको हम फील्ड बोलते हैं, उस फील्ड का या उस फील्ड के द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए कुछ उपयोग करें, उस उपयोग के अतिरिक्त हमारी जिम्मेवारी कुछ होती है।
और वो जिम्मेवारी होती है कि हम उस फील्ड का संरक्षण भी करें। यदि एक सुनार अपने दूसरे आने वाले व्यक्ति को सुनारी नहीं सिखाएगा तो जो सुंदर सुंदर आपको गहने मिलते हैं ना कि बड़ा अच्छा हार है तुम्हारा, ये हार देखने को नहीं मिलेगा यदि वह सुनारी सिखाई दी जाए। एक छोटा सा छोटा आदमी आज हम लोग देखते हैं हेयर कटिंग, यदि एक हेयर कटिंग वाला दूसरे अपने बच्चों को या अपने दूसरे मित्रों को अच्छे स्टाइल से हेयर कटिंग नहीं सिखाएगा तो आज हम पुराने ज़माने में पहुंच जाएंगे, हम अपने बालों को सुंदर नहीं दिखा पाएंगे। बात है विधा की, बात है शिक्षा की, बात है ज्ञान की। आज हम सबके पास में गणित है, विज्ञान है, आर्ट्स है, इकोनॉमी है, राजनीति है, बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं, लेकिन हम लोगों के अनदेखी से और हम लोगों की लापरवाही क्या कि मान लीजिए मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैंने अपना बढ़िया प्रोफेसर का जॉब पाया, मैं प्रोफेसर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, रिटायर्ड हो गया, खत्म। मैंने अपने जीवन भर खूब अच्छे से अपनी सैलरी कमाई, अपने परिवार का पोषण किया, मैं एक अच्छा घर परिवार वाला व्यक्ति बन गया और मैंने रिटायर्ड होकर के अपना जॉब पूरा कर लिया। लेकिन यदि मैंने उस प्रोफेशन को, उस विधा को अपने दूसरे आने वाले बच्चों को नहीं दिया, नहीं सिखाया, तो वो विधा समाप्त हो जाती है। आज लाइब्रेरियंस के लिए बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र बन रहा है हमारा ये कार्यशाला। आज ये कार्यशाला आप सब लोगों के बीच में जो हो रही है, बताया इससे पहले भी हुई है, नैनागिरी में भी हुई है और भी अनेक स्थानों पर, जहाजपुर आदि में, और आगे भी होती रहेगी। तो मैं इस विषय को लेकर सबसे पहले संजीव सराफ जी हो या डॉक्टर अनुपम जी हो या श्रावक सर बैठे हैं, हमारे मालिक के विद्वान साहब बैठे हैं, इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं आप सब की ओर से कि जिन्होंने केवल इस विधा को अपने जीवन यापन तक नहीं सीमित किया, इन्होंने उस विधा को आगे सुरक्षित करने के लिए हम सब लोगों को आगे कुछ ज्ञान देने की बात भी सोची है। आज लाइब्रेरी साइंस के द्वारा हम किसी लाइब्रेरी में जॉब कर सकते हैं, करते भी हैं, उस लाइब्रेरी की किताबों को संभालते हैं, वो अपना एक प्रोफेशन हो गया, उससे हमें धन अर्जन होता है, सैलरी मिलती है, हम काम करते हैं। लेकिन उस काम के अतिरिक्त ये सामाजिक कार्य हैं जो आज हम सब लेकर बैठे हैं, ये सामाजिक कार्य भी हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये बात आज हमें सिद्ध होती है कि हमें अपने धर्म के प्रति, हमारे अपने साहित्य के प्रति कितना सजग रहना है। केवल हम जहाँ जाते हैं जॉब करने, वहाँ के ग्रंथों को, किताबों को सुरक्षित कर दिया या व्यवस्थित कर दिया या उसका अलॉटमेंट कर दिया, वो रिटर्न आई कि नहीं है ये चेक करते रहे, बच्चों को सुविधाएं देते रहे, बैठकर वहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का ध्यान रखा, केवल इतना नहीं, इसके अतिरिक्त हम समाज के लिए क्या हम दायित्व बनता है, जो जिसको हम वॉलंटरी दायित्व बोले, जिसको हम अपनी आवश्यकता बोले, जिसको हम अपने द्वारा किए जाने वाला प्रमुख कार्य बोले, जो फिर आगे के लिए ट्रांसिडेंस यानी कि अग्रसर होता जाए। आज आप सीखेंगे, फिर आने वाले समय में आप किसी को सिखाएंगे, वो किसी को सिखाएंगे, तभी ये विधा शास्त्रों को बचाने की हमारे पास जीवित रहेगी। आज वो कार्य संजीव जी के निमित्त से, मुख्यता से, उनके संयोजकत्व में जो हो रहा है, उसके लिए हम बहुत सारी बधाई और आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये कार्यशाला हमारी बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत सारे इसके अच्छे परिणाम आए और उसके साथ में हमारे शास्त्र को समाज का दर्पण कहा गया। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। शास्त्र समाज का दर्पण है। आज से आप फर्ज कीजिए 9वीं शताब्दी में जाना चाहें तो आप 9वीं शताब्दी का कुछ बुक उठाएंगे, किताब देखेंगे कि उस समय जीवनचर्या कैसी थी, उस समय लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसा रहन सहन था, कैसे घर होते थे, भोजन कैसे पकाते थे। हम इस सब चीज़ों को इतिहास कहाँ से लाते हैं? शास्त्रों से लाते हैं, किताबों से लाते हैं। किताब ही हमारे समाज का दर्पण है, हमारी सभ्यता का दर्पण है, हमारी संस्कृति का दर्पण है, हमारे धर्म का दर्पण है। आज वो शास्त्रों को संरक्षित करने की बात आप सबके सामने है और वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि हम अपने शास्त्रों को सुरक्षित करेंगे तो हम आने वाले भविष्य में
आने वाले भविष्य के लिए अपने धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित करेंगे, ऐसा हमारा मानना होता है। जैसे इसी के साथ में आज की संगोष्ठी आप सब लोगों के बीच में बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का पुनः श्री दिगंबर जैन अयोध्या टीचर कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अब हमारे जो तिब्बतन यूनिवर्सिटी सारनाथ से पधारे हैं राजेश सर जी, उनसे भी निवेदन है, पाली भाषा के बड़े विद्वान हैं और आज हमारे बीच में जो हम लोग बात चल रही थी कि हम अपनी पुरानी चीज़ को ना भूल जाएं, इन चीज़ों के लिए सरकार कितनी सजग है आप सब लोग जान रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम आज सरकार ने डेवलप किया है। संस्कृत प्राकृत जैसी भाषा को साहित्यिक भाषा घोषित कर रही है सरकार। क्यों कर रही है? इन्हीं कारणों से कि हमारे ये सब विद्वान भी जागृत हों, हम भी जागृत हों, उन भाषाओं के प्रति सजग हो और आगे उन भाषाओं के साहित्य को कैसे सुरक्षित करके आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भाषा है, संस्कृत और प्राकृत। उन भाषा के हमारे विद्वान, उसमें हमारे पाली के विद्वान माननीय श्री राजेश जी उपस्थित हैं। कृपया वो भी आज के इस अवसर पर अपने उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम इस पवित्र भूमि को और जिन ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर शास्त्रों के संरक्षण और उनके रखरखाव पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, उनके श्री चरणों में बार-बार प्रणाम। मंच पर हमारे गुरुदेव प्रोफेसर लालजी श्रावक जी, डॉक्टर सुनील जैन जी, डॉक्टर पाणी जी और जीवन प्रकाश जी, आप सभी को नमन। और एक अब संस्कृत श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई न कोई ग्रहण करने लायक गुण न हो, लेकिन योजकस तस्य दुर्लभा, उसको जोड़ने वाला, जानने वाला, तो वो काम हमारे डॉक्टर संजीव सराफ जी करते हैं। बहुत अच्छे संयोजक, सब लोगों को प्यार साथ बैठा करके विचार करने के लिए मंच प्रदान करना और आपस में आदान प्रदान करना, उसकी व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, ये आपका एक विशेष गुण है जिससे मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अभिन्न है हम लोग, तो आपको बार बार नमन प्रणाम। आज जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं पाली का विद्वान नहीं हूँ, पाली के गुरुदेव का क्षेत्र है और उनके पास बैठे होने से शायद पूरी लाइब्रेरी साइंस का छात्र और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में विगत 26-27 वर्षों से कार्यरत कार्यक्रम। हम यदि अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं, जितने भी पौराणिक धर्म हैं, हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो, जैन, इनमें अगर हम एक विशेष बात देखें कि क्यों हम भिन्न थे बाकी विश्व से, तो एक तो बहुत स्पष्ट ये दिखता है, जैसे मोक्ष, मुक्ति, कल्याण या कैवल्य की जो भावना, जो एक सर्वोच्च लक्ष्य, हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या हो सकता है, वो लक्ष्य सिर्फ आपको इन्हीं धर्म में नहीं मिलेगा और किसी भी विश्व के जितने भी विचार हुए, धर्म हुए, वह ऐसा नहीं है। तो हम एक जीवन को व्यापक रूप से जीने वाले लोग हैं और एक ऐसा संकट आ गया कि हमारे पास साथ में, जैसे मैं तिब्बती ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों की बात करूँ तो नालंदा में हमारी जो 3 मंजिल 7 मंजिल की ग्रंथों लाइब्रेरी 6 महीने तक चलती रही, क्या क्या चल गया हमको पता नहीं। जब तिब्बत से दलाई लामा और बाकी लोग साथ में आए, अपने साथ में कुछ ग्रंथ लाए और उन्होंने हमारे ग्रंथालयों को दिए, तो पता लगा कि उस 7वीं शताब्दी में हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या कैसे कैसे ग्रंथ वहाँ पर थे, किस तरह से थे और क्या क्या विचार उसमें हो रहा था, किन किन विषयों पर विचार हो रहा था, समाज को दिशा देने के लिए किस तरह से लोग जो है प्रयासरत।
तो ये एक बड़ी परंपरा है, वो जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो या दूसरी परंपराएं हैं, ज्ञान को संरक्षित करके आगे की पीढ़ी को बढ़ाने की एक जो लंबी परंपरा हमारे लिए हजारों वर्षों की, उसी की एक कड़ी के रूप में मैं इस कार्यक्रम को देखता हूँ। अब आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आज जैसे एक मैनेजमेंट में ही कहा जाता है कि द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही शाश्वत है। क्षणवाद का एक सिद्धांत भी बहुत धर्म का है कि हर चीज़ क्षणिक, अनंतता कुछ भी अनात्म, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए शाश्वत हो। तो चेंज, परिवर्तन हमेशा जो है एक शाश्वत सत्य के रूप में हमारे सामने रहा है और है। आज के समय में, आज जिस तरह से तकनीकी का और संसाधनों का, वैज्ञानिक संसाधनों का विकास हो रहा है, उस संदर्भ में यदि हम उसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम पाते हैं कि रैपिड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तेजी से परिवर्तन। आप इस परिवर्तन को इस रूप में देखिए, जैसे जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया और पका हुआ भोजन खाना शुरू किया तो उसकी अपेंडिक्स जो है अवशेषीय हो गया। अपेंडिक्स अपने अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते काट के निकाल दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं शरीर में, वो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए था, अब उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि हम पका हुआ था। तो आग के आविष्कार ने हमारी फिजियोलॉजी को चेंज किया, हमारे भौतिक शरीर की संरचना को चेंज किया। पहिए के आविष्कार ने हमारे जो है हमारी दूरियों को खत्म किया, हमारे समाज के क्षेत्र को बढ़ाया और हमारे जो है विचारों को दूर दूर तक पहुँचाया, दूर के विचारों तक वो हम तक लाए। आज जो ये सूचना प्रौद्योगिकी और उससे उत्पन्न AI का युग है, ये इन सभी जो घटनाएं हमारे साथ हुई हैं उनसे अधिक प्रभावशाली और उनसे अधिक जो है परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है आगे 1-2 सालों के अंतर में। युद्ध का स्वरूप परिवर्तित होते हुए हमने देखा, कोविड का टीका बनते हुए देखा। आज कोई भी काम तेजी से करने की जरूरत है। यदि हम थोड़ा भी शिथिल हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, तो हमारा वही कार्य कोई दूसरा करके और हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा और हमको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इस समय में इस जो संक्रमण का ये विशेष संक्रमण का काल है, इसमें ग्रंथालय विज्ञान के छात्रों की या उनमें जो कार्यरत लोग हैं, उनमें जैसे लोग, इनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर 1-2 बातें अगर कही जाए तो ये पूरा जो परिवर्तन हो रहा है AI जनरेटेड या बायोटेक्नोलॉजी जनरेटेड, हम लोग राष्ट्रीय सब्जियाँ खा रहे हैं, ऐसे कृत्रिम रूप से बनाए हुए अनाज भी बाजार में आ गए हैं और आने वाले समय में ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इस पूरे परिदृश्य में हमारी क्या भूमिका हो सकती है अगर हम लोग देखें तो रंगनाथन जी की एक परिभाषा मुझे याद आती है कि लाइब्रेरियन को उन्होंने फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में कहा, या जो भी प्रबुद्ध वर्ग। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान का निषेध होना चाहिए। हम इस हॉल में बैठे हैं, देखिए कितना विज्ञान है। मैं बोल रहा हूँ, ये संस्कृति का अधिकतर कार्य मोबाइल से फोन पर ही संपर्क हुए होंगे, सबके पास व्हाट्सएप गया होगा। टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी का हम निषेध नहीं, एकदम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसका प्रॉपर और पर्पजफुल, उसका विध्वंसकारी उपयोग यदि होने लगेगा तो फिर समस्या है पूरी मानव जाति के लिए समस्या। तो उस प्रॉपर और पर्पजफुल यूज को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ी को वो कैसे कर सके ये सिखाना, ये हर प्रबुद्ध वर्ग का कार्य, जिसमें लाइब्रेरी भी शामिल है। अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथों को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, उनमें अंतर्निहित विषयों को जनता के बीच में किस तरह से ला सकते हैं, इसके बारे में सरकारें भी सोच रही हैं। अभी जल्दी कल परसों ही 11-12 को ज्ञान भागवत मिशन की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हुई, इसमें 1 करोड़ मनुष्य डिजिटलाइज करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो उन्होंने बजट में दिया था वो अब मूर्त रूप लेने जा रहे हैं।
तो ये किस लिए हो रहा है, इसके यदि संदर्भ को हम समझें तो एक घटना मैं विशेष रूप से इसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि हम अपने देश में 1850 से और 1910-12 तक के बीच में जन्म जिन्होंने लिया ऐसे महापुरुषों की गणना करें तो एक लंबी सूची, हर विषय के विशेषज्ञ, हर विषय के फादर, हर विषय के जनक इस पीढ़ी में पैदा हुए। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने विश्व को दिशा दी, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, इवन हमारे डॉक्टर रंगनाथन जी, रामानुजन जी, सीवी रमन जी, इस तरह के जितने भी आप देखेंगे स्टार बार्ड, वो इस 1850 से लेकर 1910 से बीच के बीच में पैदा हुए। उसके बाद क्यों नहीं हुए या उसके पहले क्यों नहीं हुए, इसको लेकर के तीन विचार हमारे सामने, तीन तरह से इस पर विचार किया गया इस बात पर कि भारत भूमि में ऐसा क्या था कि 50-60 वर्षों में हर क्षेत्र के अग्रगण्य व्यक्ति, मतलब साहित्य हो, सिनेमा हो, पर्यटन हो, आपका भूगोल हो, चिकित्सा हो, विज्ञान हो, विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, गणित हो, हर क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्ति इसी कालखंड में कैसे पैदा हो। तो एक तो उसका जो आध्यात्मिक जो उसका निष्कर्ष लोग निकालते हैं कि उस समय ऐसा हुआ कि भारत को आज़ाद होना था, इसलिए ने प्रकृति ने ऐसी रचना की एक साथ इतने लोग जन्म लिए। अंग्रेजों का ये कहना है कि हमने भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था दी, जिसका लाभ लेकर के ये सारे लोग जो है अपने विषय के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे। और उसका उदाहरण भी इसलिए देते हैं क्योंकि ये जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे इनमें से अधिकतर लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त थे। तो अब इसको यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो आज तो हमारे बच्चे बहुत से विदेशों में, उस संख्या से बहुत से अधिक लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो स्टार वार्ड्स क्यों नहीं पैदा हुए। इसका एक जो समझ में आने वाला निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि सीवी रमन साहब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने पगड़ी नहीं छोड़ी और धोती नहीं छोड़ी। वाल्मीकि जी ने कभी पगड़ी नहीं छोड़ी, धोती नहीं छोड़ी। रंगनाथन साहब ने कभी जो है धोती उतार करके पहनी नहीं। ये मैं सिर्फ वस्त्रों की बात नहीं है, ये बात इस बात की है कि वो ऐसे लोग थे जो हमारी जो सनातन संस्कार पद्धति उससे बढ़ करके आए और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की पश्चिमी देशों, जिससे ये चमत्कार हुआ कि वो अपने क्षेत्र में उच्च शिखर तक पहुँचे। मतलब मूल शिक्षा जो थी उनको परिवार के समाज से और वहाँ से मिली, और जो हमारे ये विषय की शिक्षा है वो उन्होंने विदेशों से प्राप्त की। लेकिन विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो अपने मूल्यों को नहीं भूले, अपने अनुशासन को नहीं भूले, अपने जीवन की मर्यादाओं को नहीं भूले, इसलिए ये चमत्कार हुए। तो आज इस बात के महत्व को समझते हुए आप नई शिक्षा नीति में देखेंगे बहुत से ऐसे जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हम अपने मानवीय मूल्यों को जो हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारी संस्थाओं के माध्यम से हमारे बीच में आते थे, हमको जीवित रखते थे, हमको खड़ा रखते थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये वही नैतिक मूल्य थे। तो उन नैतिक मूल्यों के, उन आध्यात्मिक मूल्यों के, उन उच्चतर सिद्धांतों के संरक्षण के लिए तीन चीज़ें होती हैं। एक शास्त्र होता है, एक साधक होता है, एक साधना पद्धति। सिर्फ शास्त्र कुछ नहीं सिद्ध कर सकता जब तक हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल ना हो, साधक ना हो या साधना पद्धति हमको न माने। ये तीनों आवश्यक है किसी भी परंपरा के पूरी तरीके से संचरण के लिए। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच माता जी जैसे साधक हैं, आप जैसे साधक शास्त्र भी और साधना पद्धतियाँ भी। अब इनको समग्र रूप से किस तरह से हम अपनी अगली पीढ़ी में संचरित करें इस बाजार के भयावह काल में, क्योंकि जिस तेजी से इस सुरक्षा का मुंह बढ़ रहा है, कोई भी संस्था बाजार के हस्तक्षेप से अछूती रह जाएगी, इसका कहना मुश्किल है। लेकिन हम अपने विचार को, अपनी शाश्वत नैतिक मूल्यों को, अपनी परंपराओं को, अपने उच्चतर सिद्धांतों को, जीवन को एक मतलब सिर्फ भोगवादी जीवन ही तो कभी भारतीय रंग से नहीं रहा।
तो उस भोग वाली जीवन के इतर जो लक्ष्य जीवन के हैं उनको हम इस बाजार में भी स्थापित रख सकें। इसके लिए इन शास्त्रों का, इन साधना पद्धतियों का, इन साधकों का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार तीनों आवश्यक है। सिर्फ संरक्षण से रक्षण और संरक्षण, इसके भेद को अगर आप समझेंगे तो रक्षा तो एक चोर भी अपनी संपत्ति की करता है, लेकिन संरक्षण नहीं करता। संरक्षण तो हम सारे लोग एक विषय पर एक समता के साथ एक मानसिक समानता के स्तर पर बैठ करके एक दिन पर विचार करते हैं कि ये आवश्यक है, तो वो फलीभूत हो। तो मैं आपको डेटा एंट्री या जो विषय इसमें दिए थे, सीखना इससे आसान कभी नहीं था। जो मैं देखता हूँ आज के समय में जो है, एक रेफरेंस के लिए हम लोग 2-2 दिन लाइब्रेरी के चक्कर लगाते थे, किताबें छुपा करके रखते थे, वहाँ से निकाल करके पढ़ते थे। आज वो समय चला गया, आज पूरे विश्व का ज्ञान, आज बच्चे को हम लोग बताते हैं तो गूगल से सर्च करना नहीं है तो वहाँ तो ऐसा होता है। तो आज हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम खुद भी बेवकूफ़ नहीं बन सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का, इस समय का, इस सुविधाओं का उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल, पर्पजफुल उद्देश्य कैसे करें, उनका प्रयोग कैसे करें कि वो हमारी जो मैंने बताया साधना पद्धति साधनाओं को आगे बढ़ाने में, जीवन के उच्चतर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उनका उपयोग हो सके, इस पर हम लोग विचार करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कह दी है, तो मैं आपके साथ हूँ, इस पर आगे भी बात होती रहेगी। विचार का एक बिंदु मैंने छेड़ा है, इस पर आगे विचार होगा। और यदि आप देखना चाहते हैं किस तरह से काम हो रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक BDRC करके संस्था, बुद्धिस्ट डिजिटल रिसोर्स सेंटर, लंदन की संस्था है, एक डॉक्टर जीन स्मिथ थे, उन्होंने बहुत पहले तिब्बत का दौरा किया था। सर उसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन मैं उन्होंने जो डेवलप किया, जो आज हमारे सामने उपलब्ध, कभी आप BDRC.io करके एक साइट सर्च करेंगे तो बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने तिब्बती में ही है जहाँ तक उनको अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने तिब्बती से ट्रांसलेशन भी हो गया है PI पे, उसके ट्रांसलेक्चुअल भी हो। जैसे अगर आप सर्च करेंगे धम्म, तो धम्म शब्द किस किस ग्रंथ में कहाँ आया है, पूरे रेफरेंस के साथ इस तरह से बड़ा आर्टिकल उन्होंने किया। तो यदि कोई एक हमारे पास ऐसा मानव है पूरा, तो उसका हम उस तरह से भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कल्पना, अब हम जितना भी ग्रंथों के बारे में जो जितना कल्पना करते हैं वो हम कर सकते हैं, आज से पहले नहीं कर सकते, अब हम कर सकते हैं। जितना हम उसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उतने नए टूल्स, नई चीज़ें और सहज रूप से समझ में आने वाली पद्धतियाँ हम विकसित कर पाएंगे और करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं मंच पर सभी धन्यवाद देने के लिए प्रणाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके जीवन का थोड़ा सा समय मैंने लिया, आशा है कि कुछ मैं आपको बता पाया और आपसे बहुत कुछ सीख पाया। इन सभी शब्दों के साथ मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। आप तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि 5 दिन पूरे बोल सकते हैं। इतना ज्ञान लेखन अधिकारी के रूप में आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि चंदनावती माता जी के आशीर्वाद से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैन, जिसमें डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैन धर्म का एकमात्र ऐसा प्रामाणिक ऑनलाइन कंटेंट वाला पोर्टल है जो आप बात कर रहे हैं लंदन वाली, बुद्धिस्ट वाली की, उस मतलब जितने भी हमने ये जैन एजुकेशनल पोर्टल देखे हैं, यह इतना ज़्यादा प्रमाणित है क्योंकि माता जी का आशीर्वाद है। माता जी स्वयं साक्षात सरस्वती हैं, आगम की अधिकृत, जिनको हम कह सकते हैं विद्वान विदुषी। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर निरंतर काम चलता रहता है, सुधार चलता रहता है। मैं बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे युवा विद्वान जिनका परिचय मैंने दिया है, डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी को।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्। सर्वप्रथम गुरु सत्ता को प्रणाम, स्वामी जी के चरणों को प्रणाम। जैन संप्रदाय के आदि प्रवर्तक स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणमांजलि। और आज इस कार्यक्रम के हेतु ऐसी माता जिन्होंने अपने ज्ञान को ही मति में स्थापित कर लिया, ऐसी ज्ञानमती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में इस आशय के साथ प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ कि हम सभी युवाओं के जीवन में प्रकाश आए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। मित्रों, मेरा अनुभव छोटा है, जो अपने अनुभव से थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ वही चर्चा आपसे करूँगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो इस संसार में कोई भी मंत्र जो है, बिना कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र निर्माण न हो। कोई भी जड़ी ऐसी नहीं है जिससे औषधि निर्माण नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई न कोई योग्यता हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता होती। महत्वपूर्ण यह है कि उस योग्यता को पहचान करके उसको सम्मानित स्थान दे करके, उचित सम्मान दे करके एक स्थान पर प्रस्तुत करना। आज बड़े भाई डॉक्टर संजीव सर्राफ सर ने ये कार्य किया है। इस कार्य के साथ, इस मंत्र के साथ संजीव भैया को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच के अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी ने अभी एक बात कही, शास्त्र समाज का दर्पण है। मेरा अपना छोटा सा अनुभव यह कहता है, शास्त्र समाज का दर्पण है और साहित्य समाज का आईना। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी महसूस कर सकते हैं कि शास्त्र हमें दर्पण की भांति मार्गदर्शन करता है और साहित्य, चाहे वो आदि कवि कालिदास से लेकर और चाहे वर्तमान जो हमारी सिनेमाज पद्धतियाँ हैं, सिनेमाज में जो चीज़ें भारतीय सिनेमाज में आज के 20 साल पहले जो कल्चर दिखाए जाते थे, आज वो समाज में हमारे अगल बगल आसपास उपलब्ध है। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस की बात करें, चाहे थिंकिंग की बात करें, चाहे एक तरह से एलिट कल्चर का जो एक तरह से क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, व्यवहार पक्ष भी कह सकते हैं, उसकी बात करें। तो इस परिस्थिति में जो आज भारतीय सिनेमाज में दिखाया जा रहा है, क्या वह आगे आने वाले 10 वर्ष या 20 वर्ष बाद हमारे समाज में नहीं आएंगे, ऐसा कर पाना आसान है। तो ऐसी परिस्थिति में जैन साहित्य, भारतीय संस्कृति के शास्त्र ही हमारे जो है व्यक्तित्व के विकास में और हमारी संस्कृति के विकास में कारण हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर संजीव सर्राफ सर बैठे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरी शोध की दिशा और दशा आगे बढ़ी थी। मेरा शोध ही इसी विषय पे है, हेतु और हेत्वाभास। यदि हमने अपने जीवन में हेतु से तात्पर्य है कारण और हेत्वाभास से तात्पर्य है कारण न होते हुए भी कारण जैसे लगने वाले तमाम पदार्थ, तो यदि हमने अपने जीवन में हेतु और हेत्वाभास को समझ लिया तो शायद हमारे जीवन के विकास में कोई बाधा नहीं रह जाए, जो मैंने अपने जीवन में समझा है। यदि हमने अपने जीवन में या अपने कार्य में, अपने ध्येय में कारण के सही स्वरूप को समझ लिया तो विकास कहीं रुक नहीं सकता। और यदि हमने उसमें कहीं से भी किसी लापरवाहीवश या किसी कारणवश हेत्वाभास को समझ लिया तो विकास संभव ही नहीं होगा। इस बात को निश्चित तौर पर पहचान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो संरक्षण की बात है, उस
उस पर जो मेरा अपना छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, सम्यक रक्षणम संरक्षणम यह तात्पर्य है। यदि किसी का भी हमें संरक्षण करना है तो संरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को अवश्य में समझना होगा। प्रायः होता क्या है कि संरक्षण में कई बार हम ऐसे मॉडर्नाइजेशन कर दे रहे हैं कि जिससे उसके मूलभूत सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। तो यदि संरक्षण में हमारे मूलभूत सिद्धांत ही समाप्त हो जाएंगे तो उस रक्षण का कोई तात्पर्य नहीं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का संरक्षण जिस भाव से, जिस पवित्र रचना से करते हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, यदि हम उसी भाव से शास्त्र का संरक्षण करेंगे, जैन साहित्यों का, जैन मूल सिद्धांतों का संरक्षण करेंगे, तो शायद हमें लगता है आने वाले भविष्य में जैन सिद्धांतों की व्यापकता, उनकी प्रासंगिकता और उनकी सर्वस्पर्शी नीति, सर्व व्यक्ति के लिए जो उसका सहज भाव स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, वो भारतीय समाज को प्राप्त हो सके। अभी स्वामी जी ने चर्चा किया था कि पाली और प्राकृतिक भाषाओं पर, प्रकृतिर्भवः प्राकृतः, अर्थात जो प्रकृति के सबसे नजदीक भाषा है वही है प्रकृति। और चूंकि हम उस भाषा से ही नहीं, अपने कल्चर में प्रकृति से ही दूर होते जा रहे हैं, इसलिए उस भाषा से दूर होना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए हमको प्रकृति के भी नजदीक जाना पड़ेगा और प्राकृतिक भाषा को भी समझना पड़ेगा। जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वहाँ के इस शैक्षिक सदी के महानायक महामना जी कहते हैं कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सुहा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सवा। यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, यही हमारा कल्चर होना चाहिए। हम अपने मूलभूत शास्त्र सिद्धांतों को लेकर यदि गांव बच्चों की, हमारी जो भारतीय संस्कृति वो ग्राम में आधारित संस्कृति, वो शहरी कल्चर की संस्कृति नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम गांव गांव जाकर जैन सिद्धांतों की चर्चा, जैन सिद्धांतों पर एक प्रयोग करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि उसी हेतु से जो है जैन संस्कृति का विकास हो सकेगा, जैन सभ्यता का उत्थान हो सकेगा। इसी आशय के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब ऐसे प्लेयर हैं कि ये T20 से लेके 50 ओवर और 5 दिन तक का ज्ञान रखते हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों के अद्भुत विद्वान हैं। आप सभी की भूख हमें चेहरे पर दिखाई दे रही है, तो हम परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर लालजी श्रावक जी का उद्बोधन 2:30 बजे, जब पूज्य माता जी और स्वामी पीठाधीश परम पूज्य रवि कीर्ति जी स्वामी जी का हमें सानिध्य मिलेगा, उस समय करेंगे। तो मैं अभी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जी अध्यक्षता जो इस कार्यक्रम की कर रहे थे, उनकी अनुमति से इस अनौपचारिक हमारा जो शुभारंभ था उसको अभी स्थगित करते हैं। 2:30 बजे हम फिर मिलेंगे। आपसे निवेदन, एक ग्रुप फोटो होगा, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये जब